दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारी जो सीरीज है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है या है क्या। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो प्लेस है जहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बैठ करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली कहें तो एक ऐसी जगह थी या एक ऐसा मतलब कि असेंबली हॉल था जिसमें मीटिंग्स होती थी और जिसमें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को डिज़ाइन किया गया है, फ्रेम किया गया है। अब सबसे ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार सबसे पहले जो डिमांड है वो कब की गई थी या इसका आइडिया किसने सबसे पहली बार रखा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने रखा था। एम एन रॉय एक पर्सन थे जो कि जिन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया था ब्रिटिशर्स के सामने कि वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिम्मेदारी दी जाए कि वो एक नए भारत के लिए जो कि आज़ाद भारत के लिए संविधान बनाएगी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली, अभी तक देखिए जो एफर्ट था वो इंडिविजुअल एफर्ट था जो एम एन रॉय ने किया। पहली बार जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो पहली बार एफर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के वो कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। और कांग्रेस ने पहली बार 1935 में ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की ब्रिटिशर से। कहा कि हम ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए जो कि आज़ाद भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। फिर इसी डिमांड को 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक फेमस स्टेटमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पर जोर दिया। वो कहते हैं कि देखिए फ्री इंडिया के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। और और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आउटसाइड पावर्स का कोई इंटरफेरेंस ना हो और इसके लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड क्या होनी चाहिए, इलेक्टेड होनी चाहिए। यानी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था कि एक आज़ाद भारत के लिए हमें संविधान बनाना हमारे लिए मस्ट है और ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं हम लोग जिसमें आउटसाइड पावर्स का कोई इंटरफेरेंस ना हो। और आउटसाइड पावर का इंटरफेरेंस तभी नहीं हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल पर बेस्ड इलेक्टेड हो। तो कहीं ना कहीं जो है ये हम देख रहे हैं कि लगातार एम एन रॉय की डिमांड के बाद लगातार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड डिफरेंट डिफरेंट तरफ से की जा रही है। तो एम एन रॉय ने पहली बार की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड, उसके बाद 1935 में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इसकी डिमांड की। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी 1938 के अपने एक स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पर खासतौर से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल पर इलेक्टेड असेंबली की डिमांड की उन्होंने। देन आफ्टर पहली बार, अब देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम लोग देख रहे थे कि इंडिया की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हो रही है, बट अब फाइनली पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है 1940 के अगस्त ऑफर में। ये अगस्त ऑफर 1940 में आता है जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया। और फिर इसी के तहत जो है कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है इंडिया में और इस कैबिनेट मिशन प्लान में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो प्रोविजंस किए गए। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन की बात बताता है कि उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसा कंपोजिशन होगा, उसके मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो देखिए अब हम समझते हैं कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका कंपोजिशन कैसा रहा। पहली बात तो ये कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली कॉन्स्टिट्यूट होती है 1946 में। 1946 में फाइनली ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कर देते हैं। फिर देखते हैं कि टोटल नंबर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो डिसाइड किए वो 389 किए गए। कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स होंगे जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया से एंड 93 सीट जो है वो प्रिंसली स्टेट से होंगी। इस तरह से टोटल मिला के 389 मेंबर्स होंगे।
अभी ये जो टोटल स्ट्रेंथ बताई गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, यानी अभी ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। बट बाद में हम देखेंगे कि जैसे ही जब अ, अ, इंडिया आज़ाद होगा और पार्टीशन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। बट जब अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं, तो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो मेंबर्स की बताई गई थी वो 389 बताई गई थी, जिसमें 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से आने से एंड 93 जो सीट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट से आनी थी। फिर बाद में हम देखते हैं 296 सीट्स को कैसे डिवाइड किया गया। 292 सीट्स जो है ब्रिटिश इंडिया के 11 गवर्नर प्रोविंसेस से, यानी 292 मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे इंडिया में, जहां पर कि हर स्टेट का या हर प्रोविंस का एक गवर्नर अपॉइंट होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन 11 गवर्नर प्रोविंसेस से टोटल 292 मेंबर्स आएंगे इलेक्ट होकर के, एंड 4 मेंबर्स जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगे। और ये जो सीट्स डिसाइड की गई है वो उस प्रोविंस या वहाँ के जो जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन के बेस पर, उसके रेशियो के बेस पर अलोकेट की गई थी। हर स्टेट को जो सीट्स है वो वहाँ के रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को ध्यान में रख के अलोकेट की गई। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश प्रोविंस में, जो कि ब्रिटिश प्रोविंस से जो कि टोटल 292 मेंबर्स सीट्स अलोकेट की गई है ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए, वहाँ से जो है जो मेंबर्स आएंगे वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज से बिलोंग होंगे। मेंबर्स को जो है वो 3 सीट्स को जो है मेनली 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया। कहा गया कि ये 292 सीट्स जो है वो मुस्लिम, सिख एंड जनरल कम्युनिटीज में डिवाइड की जाएंगी। ये जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में सीट्स को डिवाइड किया गया, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस में किया गया है। तो ये क्लियर होना जरूरी है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो कि 292 सीट्स अलोकेट की गई थी, वो 3 कम्युनिटीज में डिवाइडेड की गई, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। हर कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इलेक्टेड होगा मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। और मतलब कि हम देखेंगे कि आपकी जो टोटल मेंबर्स आ रहे हैं, आपके जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं ब्रिटिश प्रोविंस और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, वो उसमें हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको उसकी कम्युनिटी के लोग चुनेंगे। वहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो उसको चुनेंगे। उसके लिए वोटिंग होगी, और वोटिंग का जो तरीका होगा या मेथड यूज किया गया वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला मेथड को यूज किया गया, पीआर मेथड को यूज किया गया, जो कि राज्यसभा के इलेक्शंस में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आज भी इसी मेथड को यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट होकर के आए हैं वो इनडायरेक्टली आए हैं। तो इसी को लेके कई बार क्वेश्चंस भी बनता है कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन भी थी, और इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जो कि आगे हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। फिर उसके अलावा देखते हैं कि 90 आपकी हमारी जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट से डिसाइड की गई थी, या प्रिंसली स्टेट्स को अलोकेट की गई थी। तो प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स आने थे उनको प्रिंसली स्टेट के जो हेड है वो खुद नॉमिनेट करेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो हम देख रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स आ रहे हैं वो इलेक्टेड नहीं है, बल्कि वो प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा नॉमिनेटेड है। तो इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन में 2 तरह के मेंबर्स देखने को मिले। एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं, दूसरा जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स आ रहे हैं। इसलिए अब हम कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस को एक बार समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उसमें कुछ पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे और कुछ पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। पढ़ाई हमने कि 292 जो मेंबर्स हैं वो उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा ब्रिटिश प्रोविंसेस से, एंड आपके जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर है वो प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स के द्वारा किए जाएंगे नॉमिनेट। तो इस तरह से 2 तरह के मेंबर्स थे। अब प्रोविंशियल असेंबली का जो के असेंबलीज के इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा जो है एक लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी यहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी नहीं थी, यानी सभी को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था स्टार्टिंग में, केवल कुछ लिमिटेड सेक्शंस को ही वोटिंग का राइट दिया गया था। तो फुल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। ये भी समझना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के रिगार्डिंग। हालांकि इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन जरूर अपनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, बट फिर भी वो जो मेंबर्स थे वो सोसाइटी के ऑल सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो नो डाउट हम कहते हैं कि भाई
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है, बट ये सोसाइटी के सभी सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फिर हमारा जो अगली चीज हमको समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग कैसे रहता है, कब से इसने वर्क करना स्टार्ट किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस फर्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो अलग सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रही थी, और साथ ही साथ उस सेपरेट कंट्री के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिमांड कर रहे थे। फर्स्ट मीटिंग में टेम्पररी रूप से प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन फर्स्ट मीटिंग के बाद वहां पर इलेक्शंस होते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग के लिए हेड तो कोई होना ही चाहिए। तो फिर उस केस में फर्स्ट मीटिंग के बाद जब इलेक्शंस हुए तो प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया H.C. मुखर्जी को। एंड उसके अलावा साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर जो है वो सर B.N. राव को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया असेंबली का सर B.N. राव को, कि वो एडवाइस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। वंस द माउंटबेटन, जैसे ही माउंटबेटन प्लान क्या हो गया, पास हो गया, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो कि इंडियन टेरिटरी का पार्ट भी थे, वो भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे काउंसिल के मीटिंग्स में। प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स हम देखेंगे कि शुरुआती दौर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग से थोड़ा दूर रहते हैं। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस होते हैं 2 सालों में। टोटल इसकी जो मीटिंग है 11 सेशंस में, 11 सेशंस हेल्ड होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लास्ट सेशन है वो जनवरी 24 1950 को होता है। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड वर्किंग, कंपोजिशन, क्या ऑब्जर्वेशन है कंपोजिशन से रिलेटेड, वो सारे फैक्ट्स कवर कर लिए। आई होप आपको अभी तक का ये जो टॉपिक मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिगार्डिंग जो आगे की चीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से तो जो भी है आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे हो सकता था कि ये एक क्लास में टॉपिक हो जाता, बट फिर भी क्योंकि मैंने जैसा बताया कि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो उस बीच में मैंने टाइम निकाल करके अर्जेंटली आपके लिए ये वीडियो डाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका जो है किसी भी वजह से यहाँ पर नुकसान हो। तो आई होप आई होप तो मैंने सारी चीज़ें जो है आज की इस क्लास में डिस्कस कर ली हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कुछ जो चीज़ें जैसे कि क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्यों जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की में कितनी कमिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तो कल मिलते हैं फिर हम इसके सेकंड पार्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। ओके, जय हिंद, जय भारत।